नमस्कार, के न्यूज के खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आज हम देश की कुछ अहम खबरें पेश करने जा रहे हैं। चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम खबर की बात करते हैं। कानपुर की महिला पार्षद ने जनता के हितों के लिए बड़े त्याग का ऐलान किया है। वो जनता को स्वच्छ पानी मुहैया कराने के लिए फिक्रमंद हैं और व्यापार मंडल से अपील के साथ ही जूही क्षेत्र की जनता के लिए अपने गहने और कीमती सामान बेचने का ऐलान कर चुकी हैं। दरअसल पानी में क्रोमियम की अधिकता से इलाके में पेयजल का संकट है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जनहित में कानपुर की महिला पार्षद की अपील। जनता को स्वच्छ पानी मुहैया कराने के लिए पार्षद फिक्रमंद। जूही क्षेत्र की जनता के लिए पार्षद बेचेंगी गहने और कीमती सामान। पानी में क्रोमियम की अधिकता से इलाके में पेयजल का संकट। एनजीटी हर 15 दिनों में तलब करती है रिपोर्ट। एनजीटी की रिपोर्ट में पानी पीने के योग्य नहीं। पानी की टंकी से सप्लाई आरओ प्लांट लगाने की अपील। आपको बता दें कि पार्षद शालू कनौजिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके व्यापार मंडल से अपील की कि आप लोग 500 लीटर के आरओ की टंकी लगवा दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपने गहने और जेवर बेच के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करूंगी। मेरे किदवई नगर के समस्त व्यापार मंडल के परिवार के लोग, मैं आपकी बेटी, आपकी बहू पार्षद शालू सुनील कनौजिया। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि हमारे जूही बमरैया में 2 महीने पहले एनजीटी की टीम आई थी, जिसने समरसेबल के पानी की जांच करी, जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया गया है। वह पानी पीने योग्य नहीं है। इसकी जानकारी मैंने अधिकारियों को भी दी है, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन कर रही हूँ कि 500 लीटर के 4 आरओ लगवाने की कृपा करें। यदि इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा तो मैं अपने गहने और कीमती सामान बेच करके समरसेबल में आरओ लगवाऊंगी। बता दें कि एनजीटी की रिपोर्ट में कानपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात के कुछ स्थानों में पानी में क्रोमियम की मात्रा अधिक पाई गई है। कानपुर के जूही इलाके में क्रोमियम के साथ साथ पानी में पारा भी अधिक पाया गया है। यहाँ तक कि एनजीटी की टीम ने यहाँ भी लिख दिया है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। इसके बाद यहाँ भूगर्भ जल को पीने पर रोक लगा दी गई। यहाँ पानी को लेकर बहुत समस्या है और यहाँ कोई सुनता भी नहीं है कि मतलब यहाँ पे कितनी समस्याएं हैं। पानी बहुत गंदा आ रहा है, कभी कभी स्मेल भी मारता है, बच्चों को भी दिक्कत हो जाती है, कभी ना देखो पी लेते हैं वो लोग। तो अरे भैया, सालों को मत पूछो, 10 सालों से ये प्रॉब्लम है। शिकायत क्या, पार्षद से ही शिकायत करेंगे और किससे करेंगे, और वो भी कितना देखेंगे। फिर पीने का पानी आप लोग आरओ का पानी लाते हैं जाके दूर, एक 1.5 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है। प्याले पानी पीने से कोई दिक्कत होती है? हाँ, पेट में दर्द शुरू हो जाए, उल्टियाँ भी हो सकती हैं कभी कभी, क्योंकि स्वाद ही अच्छा नहीं होगा तो फिर पीने में कहाँ से अच्छा लगेगा। पानी को लेकर तो बहुत समस्या है। हम लोग नहाते धोते हैं तो स्किन में भी दिक्कत होती है, पीने में तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ये पानी। और बच्चों को भी पिलाएं तो पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ भी होती हैं। इस वजह से हम लोग नहीं पी पा रहे हैं पानी। पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? हम लोग आरओ का पानी लाते हैं 2 किलोमीटर दूर। कब से समस्या है? ये तो हम 20-25 साल से है इस समस्या। शिकायत हाँ, शिकायत की पार्षद जी से, तो ये समरसेबल लगा, फिर भी अब इसमें पानी नहीं सही आ रहा है। तो उनसे हम लोग ने बोला है, अब वो कहेंगे कुछ करेंगे इसके लिए। अब हम लोग यही चाहते भैया, पानी अच्छा है पीने के लिए, पीने योग्य हो कि पी सके, बच्चों को तकलीफ ना हो, हम लोग को तकलीफ ना हो। वहीं प्रशासन लगातार इन स्थानों पर क्रोमियम कंट्रोल करने की कवायद कर रहा है। साथ ही साथ लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि एनजीटी ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट में कई स्थानों पर क्रोमियम को खतरनाक स्तर पर पाया था, जिसके बाद इस रिपोर्ट को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साझा किया गया। एनजीटी हर 15 दिन में भूगर्भ जल की स्थिति सुधारने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में रिपोर्ट लेती है। वहीं कानपुर मंडल के कमिश्नर का कहना है कि भूगर्भ में मौजूद क्रोमियम
को कम करने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें समय लगेगा। फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में पानी की टंकी से पानी की सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कहां पर आरओ के प्लांट लगाए जा सकते हैं। देखिए ये क्रोमियम का कंटेंट 3-4 जगह आइडेंटिफाइड था। खासतौर पे कानपुर देहात में 2 गांव है और फतेहपुर में 1-2 गांव है और यहाँ सदर में भी, मतलब कानपुर नगर में भी 1-2 जगह का है। इसको जो एनजीटी ने बहुत सख्ती से मॉनिटर भी कर रहा है, उसको 15 दिन के एक बार हमें रिपोर्ट भी शासन को भेजनी है। इस पे 3-4 पॉइंट है। मतलब मान लीजिए परमानेंटली उसका क्या है, जो पड़ा हुआ क्रोमियम उसको फिजिकली हटवाना है ना, उसको एस्टिमेट कराते हुए हटाना होगा। कानपुर देहात में थोड़ा बहुत काम हुआ है, अभी भी थोड़ा जगह अवशेष है। और दूसरा फतेहपुर में एस्टिमेट बन रहा था कि क्रोमियम हटाना एक इटसेल्फ से चैलेंजिंग काम है। उसी का निर्धारित संस्था और निर्धारित निश्चित जो प्रोसीजर के हिसाब से डिस्पोज करेंगे, उसका टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है, आप जो कह रहे थे कहाँ कहाँ जो पानी प्रदूषित हो गया है वहाँ पेयजल दूसरे व्यवस्था हम अल्टरनेटिव ला रहे हैं। कहाँ कहाँ जो टंकी से जो आसपास जो पानी टंकी के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं वहाँ कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ आरओ लगा सकते हैं, आरओ लगा करके व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि ये इंश्योर कर रहे हैं जो पानी जो पी रहे हैं उसके पहले शुद्ध रूप से वो पेयजल हो जाए। उसको जो कहाँ कहाँ जो जगह चिन्ह ये पहले भी चेंज किए थे, उसका जो पानी की क्वालिटी हम लोग 15 दिन के एक बार चेक कर रहे हैं। और साथ साथ मेडिकल कैंप भी हम लगा रहे हैं, ताकि इस पे असर ये देखने के लिए भी मिलेगा, कहीं इनका स्किन का कोई रैशेस हो और कोई चीज़ है ऐसे कुछ हो रहा तो उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। इसी की मीटिंग है, आज भी एक मीटिंग है, उस पर दिशा निर्देश हम देंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं, एक एनजीटी ने कोई समय सीमा निर्धारित की है हम लोग का। अभी तो मोटा मोटा 3 से 6 महीने समय दिया है ये पूरा समस्या का हल करने के लिए, उसी दिशा पे हम लोग हैं। बता दें कि कानपुर के जूही इलाके में जिन समरसेबल पंप से पानी की सप्लाई होती थी वहां पर लिख दिया गया है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। वहीं सरकारी हैंडपंप भी रिवर नहीं कराए जा रहे हैं। स्थानीय लोग पीने का पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। फतेहपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात के कुछ क्षेत्रों में जल का संकट गहरा गया है। भूगर्भ का जल जो है दूषित हो चुका है। कानपुर के कुछ क्षेत्रों में एनजीटी की रिपोर्ट द्वारा यह बताया गया है कि जल में क्रोमियम की मात्रा अधिक है। क्रोमियम अधिक होने के कारण क्षेत्रीय लोगों ने पानी पीने से मना कर दिया है। साथ ही साथ प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रशासन लगातार क्रोमियम को कम करने की प्रयास कर रहा है। वहीं मंडलायुक्त का कहना है कि क्रोमियम को कम करने में लंबा समय लग सकता है। लोग आरओ का प्रयोग करें, साथ ही आरओ लगाकर लोगों को पानी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, क्षेत्र की जो पार्षद है उन्होंने ये भी कहा है कि लोग अपने घरों में 500-500 लीटर के आरओ लगवाएं। अगर वो लगवाने में असमर्थ हैं तो फिर वह अपनी ज्वेलरी बेचकर लोगों की मदद करेंगी। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की बात करते हैं। संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई अब नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। एएसआई की टीम को केवल सर्वेक्षण और सफाई करने की अनुमति है। कोर्ट के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची थी, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसी के आधार पर हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई नहीं करने का फैसला दिया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक लगाई। एएसआई को केवल मस्जिद सर्वेक्षण और सफाई की अनुमति मिली। कोर्ट के आदेश पर बनी 3 सदस्यीय कमेटी मस्जिद की स्थिति में रंगाई की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई। दरअसल संभल मस्जिद समिति की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल हुई थी। इसमें मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई से रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी से साफ तौर पर कहा कि वे इस समय केवल सफाई कार्य करवा सकते।
आपको बता दें कि रमजान का पाक माह शुरू होने वाला है, लिहाजा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। बता दें कि अदालत ने निर्देश दिया था कि ये कार्य 3 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में किया जाए ताकि मस्जिद के मूल ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे। बता दें कि 3 सदस्यीय कमेटी को मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने को कहा गया। बता दें कि हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने फैसला दिया। एएसआई ने कोर्ट को अपनी ज्वाइंट इंस्ट्रक्शंस रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि मस्जिद की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद में कोई ऐसी संरक्षणात्मक समस्या नहीं है जिसके लिए मरम्मत या फिर रंगाई करने की आवश्यकता हो। तो इससे पहले इजाजत नहीं मांगे तो क्योंकि एएसआई संरक्षित है, उसके लिए एएसआई की इजाजत देनी जरूर। एएसआई ने कोर्ट में कहा कि उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एक बार वो नहीं दे पाए थे, क्योंकि ऐसे कोई भी जा सकता। तो हम लोग तो थे नहीं, जो सेवक थे यहाँ, उन्होंने कहा कि आप किसी पुलिस पर्सनल को लाइए, बुलाइए, किसी को बुलाइए, हम क्या जाने आप कौन है। बस एक बार ऐसा हुआ था, वो चले गए थे वापस। लेकिन उसके बाद फिर हमने पूरा सहयोग किया। एक बार आई थी अभी जुलाई में, जून जुलाई में आई थी, हम साथ से हमने पूरा सहयोग कराया। क्या स्टेटमेंट? देखिए, न्यायिक आयोग ने मुझे जो 19 तारीख और 24 तारीख को घटना हुई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए और अपना स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया था। न्यायिक आयोग के सामने मैंने अपना स्टेटमेंट 19 तारीख और 24 तारीख की जो भी वहाँ पे हिंसा की घटना और जिस तरह से कमीशन की कार्रवाई में अवरोध पैदा किया गया, वो सारी बातें मैंने न्यायिक आयोग के सामने अपना एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया है। और अब न्यायिक आयोग की जो फाइनल जिसे कह सकते हैं कार्रवाई है, उसका हम लोग को इंतजार रहेगा। 24 नवंबर के सर्वे के दौरान हम लोगों ने ये देखा था भारी मात्रा में पथराव हो रहा था। जो उपद्रवी हैं वो हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया, और अगर पुलिस प्रशासन मौजूदा नहीं रहता या अच्छी बल या संख्या में तैनात नहीं रहता तो उस दिन हम में से कोई भी बच के वापस नहीं आ पाता। वहां पे फायरिंग की भी हम लोग ने आवाज सुनी, आगजनी हुई, गाड़ियां जलाई गई, मोटरसाइकिल जलाई गई, और पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस का भी प्रयोग किया। तो काफी भारी मात्रा में एक तरह से वो हिंसा का पूरा एरिया बना हुआ था, और सिर्फ बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां से अपनी जान बचा के उस दिन 24 तारीख को निकल पाए। नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है, और जो एसपी संभल है उनका स्टेटमेंट आपके समक्ष है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा, आज भैया हम भी उस पर क्या मैंने सबको मौका दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज व्हाइट वॉशिंग की जो एप्लीकेशन है उसको अभी मंजूरी नहीं दी है, और 4 मार्च को दोबारा सुनवाई के लिए लगा दिया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी के वकील है नकवी साहब, उनको ये लिबर्टी दी है कि वो एएसआई की रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करें और फिर 4 मार्च को दोबारा सुनवाई। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अभी पुताई की कोई जरूरत नहीं है, और एएसआई ने भी यही बात अपनी रिपोर्ट में कही है कि इस समय यहाँ पे पुताई की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसीलिए कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई के लिए 4 मार्च को उसमें अगली सुनवाई के लिए डेट निर्धारित की। संभल जामा मस्जिद का क्या है विवाद? अधिवक्ता विष्णु जैन ने अपने पिता व अधिवक्ता हरिशंकर जैन सहित 8 लोगों की ओर से 19 नवंबर को सिविल जज में वाद दायर किया। उनका दावा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश राघव को सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट ने सर्वे का वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी का भी आदेश दिया। ये 29 नवंबर तक कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा। कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को टीम सर्वे करने पहुंची। टीम ने करीब 2 घंटे तक सर्वे किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। 22 नवंबर को सर्वे के बाद पहली जुम्मे की नमाज हुई। इस दौरान तनाव का माहौल हो गया। साथ ही मस्जिद के चारों ओर कैमरे लगवा दिए गए। 24 नवंबर को हिंसा भड़की, 4 लोगों की मौतें हुई थी। 24 नवंबर को संभल
मस्जिद शाही मस्जिद में सर्वे के दौरान एक हिंसा हुई थी। वो हिंसा के दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई थी और कई लोग उसमें घायल भी हो गए थे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। 12 FIR के साथ साथ 80 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। पुलिस ने 6 FIR की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। 6 FIR की अभी विवेचना चल रही है और जिस तरह से पुलिस शांति व्यवस्था बनाई हुई है उसी करीब में मुस्लिम समुदाय के लोग जो है शाही और माही रमज़ान का माह चल रहा है, तो माही रमज़ान के माह के मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि मस्जिद की रंगाई पुताई के कार्य के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है साफ इनकार कर दिया है कि आप रंगाई पुताई नहीं कर सकते हैं। उसकी मस्जिद की आप जो है सफाई व्यवस्था और सही कर सकते हैं। लेकिन इसी करीब में SI की रिपोर्ट भी मांगी गई थी, लेकिन SI की रिपोर्ट ने साफ इनकार अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मामला गंभीर है, माहौल अभी सही नहीं है, इसलिए वहाँ की रंगाई पुताई नहीं कर सकते हैं हम। और इसी क्रम में जो है कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। अब देखना ये है कि जिस तरह से मुस्लिम रमज़ान का महीने चल रहा है और मुसलमान लगातार जो है मस्जिद की सफाई व्यवस्था और पुताई करते हैं, तो इसी क्रम में कहीं ना कहीं जो है पुलिस व्यवस्था वहाँ पर चौकसी कर दी गई है। लगातार चप्पे चप्पे पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। अब देखना है कि किस तरह से, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग जो कह रहे हैं कि 4 तारीख अब जो है कोर्ट में पड़ी हुई है। अब देखना है कि 4 तारीख के लिए आगे जो 4 तारीख है उसमें क्या निर्णय आता हो, क्या तरह से कोर्ट जो है अपना निर्णय देता है। बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर सर्वे के दौरान जमकर हिंसा भड़की थी। बवाल के दौरान 4 लोगों की मौतें भी हुई थी, जबकि 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। इसके बाद से ही संभल पुलिस व प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यूपी के संभल में मुगल कालीन जामा मस्जिद के पास स्थित विवादित निजी कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को यूपी सरकार से कहा था कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, जिसके बाद यूपी सरकार की ओर से ये जवाब दाखिल किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। रमजान माह का अपना खास महत्व है। इस महीने इंसानियत को बढ़ावा, दया, संयम, प्रेम, सौहार्द के नियामत की बारिश होती है, तो वहीं अल्लाह की इबादत करने, अपनी भूल की माफ़ी और दोबारा भूल न करने का मजबूत संकल्प होता है। ये खास रिपोर्ट। रमजान माह इंसानियत को बढ़ावा, दया, संयम, प्रेम, सौहार्द, अल्लाह की इबादत करने, अपनी भूल की माफी और दोबारा भूल ना करने का रहमतों का महीना है। इस्लामिक कैलेंडर में रमजान शरीफ का महीना शाबान के महीने के बाद आता है। रमजान के महीने में इबादत का विशेष महत्व है। रमजान के दौरान रोजे रखने के साथ 5 वक्त की नमाज और तरावीह की विशेष नमाज का महत्व है। रमजान का पाक महीना रोजा रखने के साथ साथ आत्म संयम, इबादत और जरूरतमंदों की मदद और सेवा करने का बेहतरीन मौका देता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार साल 610 में इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 9वें माह में मोहम्मद साहब को पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तभी से लेकर आज तक मुस्लिम धर्म की अनुयायी हर साल रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखते हैं और अंत में ईद उल फितर का त्योहार मनाते हैं। बता दें कि रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा जरूर रखते हैं। रोजा रखने के लिए मुस्लिम धर्म के अनुयायी हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले, जिसे सहरी कहते हैं, यानी सूर्योदय से पहले कुछ खाते हैं, फिर पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते और शाम को सूर्यास्त को इफ्तार करते हुए रोजा खोलते हैं। इस तरह से पूरे दिन रोजेदार बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। रमजान के दौरान रोजा रखने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। ये एक आत्म संयम और खुदा के प्रति भक्ति का महीना है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार रमजान के महीने में ही पैगंबर मोहम्मद को पहली बार अल्लाह की ओर से कुरान शरीफ की आयतें प्राप्त हुई थी। इसलिए इस महीने में कुरान की तिलावत
यानी पढ़ना और समझना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेकी और दान यानी जकात और सदका। रमजान में जकात यानी दान देने की विशेष परंपरा है, जिससे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। इस महीने में किए गए अच्छे कर्मों का 70 गुना ज्यादा सवाब यानी पुण्य मिलता है। कहते हैं कि रमजान के दौरान अल्लाह अपने बंदों की दुआ कबूल करता है और उनके गुनाह माफ कर देता है। इसलिए इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की सलाह दी जाती है। बता दें कि रमजान 29 या 30 दिनों का होता है, जो चांद के दीदार पर निर्भर करता है। रमजान के बाद ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है, जो रोजों की समाप्ति और अल्लाह की नेमतों के लिए शुक्रिया अदा करने का दिन होता है। ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह ईद की नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं और गरीबों को दान देना अनिवार्य माना जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।